हेलो, जय हिंद। इस प्रैक्टिस सेट में हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है कि जो कि आपके एग्जाम 2025 में 24-25 में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा कंसेप्ट कवर करते हैं और इससे रिलेटेड जितना भी आपके पीवाईक्यू प्रश्न बने हैं या फिर बन सकते हैं, हम सभी को हम कवर करते हैं। ये नाम के लिए तो केवल 20 होता है, लेकिन ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है। इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक, 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और टॉपिक रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, और रिवीजन के साथ साथ उन टॉपिक को हम टच करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी स्कोर 120 प्लस है या फिर 140 प्लस है, तो इस वीडियो को निश्चिंत पर ही इत्मीनान से अंतिम तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आपका 20 में कितना सही होता है। ठीक, और यकीन मानिए, अगर आप इसमें से 20 में से 17 या 18 भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे। ठीक, तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950 या 1951 या फिर 1952। ठीक, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो वो चलता है 1951 से 1956 तक चलता है। तो अगर शुरू करने की बात पूछा जा रहा था कब शुरू हुआ जी, ये शुरू होता है 1951 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो 1951 में शुरू होता है। ठीक, किस मॉडल पर आता है? उस मॉडल का क्या नाम रहता है? तो उस मॉडल का नाम रहता है हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल। अच्छा, हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया, उसमें देखा कि जो 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन लगभग 60% है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक्स है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मॉडल कौन सा रहता है? हेरोल्ड डोमर मॉडल रहता है। किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो इसमें फोकस किया जाता है कृषि पर फोकस किया जाता है। किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो कृषि पर फोकस किया जाता है। ठीक, क्या यह अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है? तो हाँ, यह जितना लक्ष्य रखा जाता है उससे ज़्यादा की प्राप्ति होती है। जितना लक्ष्य रखा जाता है उससे ज़्यादा की प्राप्ति होती है, लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति होती है, यानी कि यह सफल पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति होती है। लक्ष्य से ज़्यादा की क्या होती है? तो लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? तो योजना आयोग का गठन किया जाता है 15 मार्च 1950 को। क्या 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, अच्छा, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1956 से 1961 तक चलता है। 1956 से 1961 तक चलता है। ठीक, कौन सा मॉडल रहता है? अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो पीसी महालनोबिस मॉडल रहता है। क्या पीसी महालनोबिस मॉडल रहता है। ठीक, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो उद्योग पर फोकस किया जाता है। किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? तो उद्योग पर फोकस किया जाता है। फोकस किस चीज़ पर रहता है? फोकस किस चीज़ पर रहता है? तो उद्योग पर फोकस रहता है। और इसी में क्या किया जाता है कि महत्वपूर्ण 3 स्टील प्लांट की स्थापना किया जाता है। कौन कौन? तो एक नंबर में होता है कौन सा? राउरकेला होता है। ठीक, राउरकेला होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दुर्गापुर होता है और भिलाई होता है। दुर्गापुर होता है और भिलाई होता है। ठीक, दुर्गापुर और भिलाई होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि जो राउरकेला है ये कहाँ है? राउरकेला कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। और राउरकेला की स्थापना किस देश के सहयोग से होता है? तो जर्मनी के सहयोग से होता है। किस देश के सहयोग से होता है? तो जर्मनी के सहयोग से होता है। ठीक, दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस देश के सहयोग से होता है? तो दुर्गा उनके 10 हाथ होता है, यानी ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया। ठीक, ब्रिटेन की सहायता से इसको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है, ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और यह किस देश की सहयोग से स्थापित किया जाता है? तो रूस के सहयोग से। ठीक, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया जाता है। जो अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आता है? पंचवर्षीय योजना एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल रहता है? तो नहीं रहता। कारण क्योंकि इसमें युद्ध हो जाता है। कितना युद्ध होता है?
इसमें 2 युद्ध हो जाता है। कितना युद्ध हो जाता है इसमें? तो 2 युद्ध। एक किस में आता है? तो एक तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। किस में आता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। ठीक, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। इसमें कौन कौन युद्ध हो जाता है? तो एक तो 1962 में चीन से युद्ध हो जाता है, 1965 में बेटा से युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है, और उसके बाद बात करते हैं कि उसके साथ साथ सूखा भी पड़ जाता है। क्या हो जाता है? सूखा भी पड़ जाता है। तो ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया जाता है। किसको? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, अगर योजना अवकाश की बात करें तो 3 योजना अवकाश होता है। कितने? 3 योजना अवकाश होते हैं। कब? 1966 से 1969। ठीक, 1966 से 1969 होता है। उसके बाद फिर होता है 1978 से 80, 1978 से 1980 तक, और 1990 से 1990 91। ठीक है, 1990 और 1991, यानी 2 साल यहाँ रहा था, 3 बार। अच्छा, कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो केवल 4 साल तक चला था? तो ये 5वां पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 5वां पंचवर्षीय योजना था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, भाग 4 में वर्णित है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 से पहले भाग 1 को जान लेते हैं। भाग 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये है। ठीक, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत और उसके राज्य से संबंधित प्रावधान है। भारत राज्य से संबंधित प्रावधान। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 में नागरिकता है। 2 में क्या है? तो 2 में भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 की बात करते हैं, 2 में क्या है? तो 2 में नागरिकता है। 2 में क्या है? तो नागरिकता है। भाग 3 की बात करते हैं, नागरिकता है। अगर हम भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपका यही है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के 1 में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक, मौलिक कर्तव्य है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 की बात करते, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। 17 में क्या है? तो भाषा है। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में क्या है? भाषा है। उसके बाद भाग 20 में क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, भाग 20 में क्या है? आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की, क्या नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक, अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें, किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। क्या यह आयरलैंड से लिया गया है? ठीक है, क्या यह संविधान द्वारा प्रवर्तनीय होता है, यानी लागू कराया जा सकता है? क्या कोर्ट द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है? तो नहीं, यह अपरिवर्तनीय होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यह अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, नॉन इन्फोर्समेंट वाला होता है, ये अपरिवर्तनीय होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो आर्टिकल 36 से, आर्टिकल आपके अनुच्छेद 36 से, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 से 1951, हाँ, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व पढ़ना, वैसे पढ़ना तो सब है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हॉट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बने हैं, उसको हम क्या करते हैं? रिवाइज करा देते हैं। उसको क्या करते हैं? रिवाइज करा देते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद अगर हम 41 की बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल हम 41 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में क्या है? तो आर्टिकल 41 में काम करने, शिक्षा पाने तथा काम करने, शिक्षा पाने, काम करने, शिक्षा पाने
तथा सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सार्वजनिक सहायता का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक सहायता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 41 में। ध्यान रखिएगा, जितना लिख रहे हैं उतना तो याद होना ही चाहिए, पूरा हो या ना हो। काम करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता का प्रावधान है इसमें, ठीक है, का प्रावधान है। उसके बाद हम आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 42, ठीक है। आर्टिकल अगर हम 42 की बात करें तो 42 में क्या है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा है। अब ऐसा नहीं है कि काम करने का ये है प्रावधान है, कोई भी काम कराने आपको ले जा रहा है, मजदूर अगर आप हैं तो ऐसा किसी भी दशा में वह क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं करा सकता है जहाँ मानवीय गतिविधि होगा या फिर मानव जो निष्ठा होता है या आत्मसम्मान होता है उसको ठोस पहुँचे, ठीक है। जैसे कोई ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे रहा है तो कुछ भी करा लेगा, ठीक है। मानवोचित दशा का वो बिल्कुल ध्यान रखेगा, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं है, इन सभी दशाओं को क्या करेगा, ध्यान रखेगा। यानी काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा और क्या है, तो मानवोचित दशा का क्या रखेगा, वो मानवोचित दशा का ध्यान रखेगा, वो मानवोचित दशा का क्या करेगा, ध्यान रखेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 45 में क्या है, तो 6 से कम आयु के बच्चे के लिए बाल्यावस्था देखभाल प्लस शिक्षा। आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 की बात करते हैं तो 6 से कम आयु के बच्चों के लिए 6 से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल प्लस शिक्षा की व्यवस्था, देखभाल और जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, देखभाल प्लस शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, ठीक, आर्टिकल 45 में, ठीक। वहीं पर हम अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद अगर हम 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 में है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग क्या, तथा अन्य कमजोर वर्ग यानी OBC, अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है। अन्य कमजोर वर्ग को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, क्या को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, और आर्थिक हितों को क्या करना, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, आर्थिक हितों को क्या करना है, तो बढ़ावा देना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और आर्टिकल है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। जैसे आर्टिकल 47 में क्या है, आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का काम किया जाएगा। पोषण स्तर और गो हत्या से संबंधित प्रावधान इसी में आता है, और शराबबंदी से संबंधित प्रावधान इसी के अंतर्गत आता है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम, जीवन स्तर ऊँच हो उससे संबंधित काम, जीवन स्तर क्या हो, ऊँच हो। आर्टिकल 48 में क्या है, 48 में है कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन है, ठीक है। और अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्तर के क्या है स्मारक है उनका संरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण का क्या किया गया है, तो प्रावधान किया गया, संरक्षण का क्या किया गया है, तो प्रावधान किया गया, ठीक। 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ठीक। और 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना। आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना है। और 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और विधायिका का, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका होता है मतलब कार्यों का बंटवारा है, ठीक है। 50 में 50-50 कर दिया गया। और 51 में क्या है, 51 में 51 रुपया देकर आप क्या कीजिए, पूजा कराकर शांति स्थापित कर लीजिए। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, कि प्रावधान किया गया शांति स्थापना के लिए, ठीक। सॉरी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है,
तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम सबसे बड़ा तटीय राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक। देखिए अगर क्रम की बात करते हैं तो गैर से याद रखिएगा, 1 नंबर में तो गुजरात है, ठीक। 1 नंबर में तो गुजरात है। 2 नंबर में कौन है, आंध्र प्रदेश है। 2 नंबर कौन है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। 1 नंबर में गुजरात है, 2 नंबर में आंध्र प्रदेश है, और 3 नंबर, और टी से कौन सा है, टी से तमिलनाडु है। टी से कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में ही एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या गिर राष्ट्रीय उद्यान है, किस चीज़ के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह है एशियाई शेर के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए फेमस है, ठीक है। एशियाई शेर के लिए क्या है, एशियाई शेर के लिए यह फेमस है, प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात करें, तटीय अगर शब्द हटा देगा तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा कौन सा, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कौन हो जाएगा नंबर 1 पर, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो अग्न्याशय से होता है। किस ग्रंथि से होता है, तो अग्न्याशय से होता है, ठीक है। अग्न्याशय से होता है मानव शरीर में। ये इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है आपका रक्त में, ब्लड में क्या करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। इसकी कमी से अगर यह कम स्रावित होता है तो कौन सा रोग होता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अगर यह कम स्रावित होता है तो कौन सा रोग होता है, ठीक है। कम स्रावित होता है तो इसके कमी से, इसके कम स्रावित होने से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़ होता है, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मधुमेह और इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं, ठीक। किस कोशिका से इसका स्राव होता है, तो बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है, बीटा कोशिका से स्राव होता है, ठीक। अगर हम इसकी खोजकर्ता की बात करें, अगर हम इसकी खोजकर्ता की बात करें, आखिर इसकी खोजकर्ता कौन है, खोज कौन करते हैं, तो खोजकर्ता की बात करते हैं तो जी बैंटिंग करते हैं, फ्रेडरिक जी बैंटिंग करते हैं, ठीक है। बैंटिंग से याद रखिएगा आप, ठीक है, फ्रेडरिक जी बैंटिंग करते हैं, ठीक। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने, कि थॉमस मुनरो ने, कि वारेन हेस्टिंग ने, कि लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो थॉमस मुनरो लागू करते हैं, ठीक। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। अच्छा, ये क्या था, ये जो व्यवस्था था रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ये भूमि पर टैक्स वसूली की व्यवस्था था। भूमि पर जो कृषि भूमि हुआ करता था, भूमि पर टैक्स वसूली की प्रकार है। टैक्स वसूली की क्या है, तो प्रकार है। टोटल कितने प्रकार के हैं, वसूली की प्रकार है, ठीक। एक तो आपका था जमींदारी व्यवस्था, एक तो आपका क्या था, जमींदारी व्यवस्था था, ठीक। और ये किसने लागू किया था, तो इसको लागू करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं, ठीक। दूसरा जो था वो था आपका यही रैयतवाड़ी था। दूसरा कौन था, तो रैयतवाड़ी था, ठीक है। वो आपका क्या था, रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी था। और इसको कौन लागू करते हैं, इसको लागू करते हैं रीड और टॉमस मुनरो। आपको ज़्यादातर टॉमस मुनरो का ही नाम देखने को मिलेगा। रीड और टॉमस मुनरो करते हैं, और जो तीसरा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है कि महलवाड़ी को किसने लागू किया था, तो महलवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, तो महलवाड़ी को लागू करने वाले थे होल्ट
होल्ट मैकेंजी। किसने लागू किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। ठीक। अच्छा, महल में क्या होता है? होल होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। महल में क्या होता है? होल होता है। ठीक है। और जमींदार लोग क्या होते हैं? जमींदार लोग कॉर्न खाते हैं। ठीक है, कॉर्न वो होता है ना मक्का का, वो ना लावा टाइप का बन जाता है, तो उसी को जब ये जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? जमींदार लोग कॉर्न खाते हैं। और रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी मुनरो, ठीक है, रैयतवाड़ी मुनरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। इसको कब जलीय जीव घोषित किया जाता है? तो इसको जलीय जीव घोषित किया जाता है 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। और इसी कारण 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय या फिर डॉल्फिन दिवस बोल सकते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसका अन्य नाम सुसु है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? सुसु है। ठीक है, और ये गंगा में पाया जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया जाता है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया जाता है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये घोषित किया जाता है 4 नवंबर 2008 को। कब घोषित किया जाता है? तो ये घोषित किया जाता है 4 नवंबर 2008 को। यानी पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है और उसके अगले साल क्या किया जाता है? डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, गंगा से एक परियोजना है नमामि गंगा परियोजना। क्या? नमामि गंगा परियोजना, ये कब आता है? नमामि गंगा परियोजना कब आता है? नमामि गंगा परियोजना की बात करते हैं तो नमामि गंगा परियोजना कब आता है? ठीक, तो नमामि गंगा परियोजना की बात करते हैं तो ये आता है जून 2014 में। कब आता है? तो जून 2014 में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्य 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके संशोधन के द्वारा इसको 6 वर्ष तक कर दिया गया था। संविधान संशोधन द्वारा इसको लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष तक कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है और इसमें फिर से क्या किया जाता है कि 6 वर्ष का जो प्रावधान किया गया था उसको समाप्त करके फिर से 5 वर्ष लागू कर दिया जाता है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। क्या? मिनी संविधान संशोधन या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान संशोधन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन बोलते हैं। ठीक, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया जाता है? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है। क्या? मौलिक कर्तव्य किस देश से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है? किस देश से? तो ये रूस से शामिल किया जाता है। शुरू में कितना मौलिक कर्तव्य होता है? तो 10 होता है। और बाद में कितना? अभी वर्तमान में कितना है? तो 11 में। अगर आपसे पूछे कि 2024 में कोई महीना लगा दे, अप्रैल 2024 में भारतीयों को कितना मौलिक कर्तव्य है, तो आप ध्यान रखिएगा 11 ही है। ठीक है, क्या शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय था क्या ये संवैधानिक है? तो नहीं है, उस समय ये नहीं था, शामिल नहीं था। इसको संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको 11वां जो मौलिक कर्तव्य कौन है? तो शिक्षा का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आता कब है? तो 2002 में आता है। कब आता है? तो 2002 में आता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 86वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, अगर हम राज्यसभा की कार्यकाल की बात करते हैं तो क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है जी? नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना दिन का होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। ठीक है, और राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। विघटन किसका होता है? विघटन होता है आपका लोकसभा का। इसमें 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हमेशा रिटायर होते रहते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 सदस्य की बात करते हैं। कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर
सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं? तो रिटायर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति 12 सदस्य को इसमें मनोनीत करते हैं, जिसका संबंध किस किस से हो सकता है? शिक्षा से हो सकता है, शिक्षा से हो सकता है, कला से होता है, कला से हो सकता है, खेल से हो सकता है, खेल से हो सकता है। ठीक है, शिक्षा से हो गया, कला से हो गया, खेल से हो गया, या साहित्य से हो गया। ठीक है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। ठीक। अच्छा, जो राज्यसभा होता है, इसके जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा जो होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे उस सभा के सदस्य में से कोई नहीं होता है, बल्कि कौन होते हैं? राज्यसभा के, अगर हम पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं, पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है जी? तो जो अभिन्न क्या है? उपराष्ट्रपति है, वहीं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और अभिन्न कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल होती है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो होती है 13 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर होती है। ठीक है। सबसे नीचे कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। उसके ऊपर कौन सा होता है? उसके ऊपर की बात करते हैं तो वो होता है समताप मंडल। उसके ऊपर कौन होता है? तो वो होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। उसके ऊपर होता है मध्यम मंडल। उसके ऊपर होता है आयन मंडल। और सबसे ऊपर होता है क्या? बहिर्मंडल। कौन होता है? तो बहिर्मंडल होता है। कौन होता है? तो बहिर्मंडल होता है। ठीक। जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, क्या? जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे बारिश हो गया, आंधी हो गया, ठीक है, मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जेट उड़ता है। क्या उड़ता है? तो जेट उड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का ताप समान रहता है। उसके बाद जो ओजोन परत पाया जाता है वो भी कहाँ, किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन को किस इकाई में मापते हैं? तो डॉप्सन इकाई में मापते हैं। किस में मापते हैं? तो डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ठीक। यहाँ पर जो उल्का पिंड होता है ये जल जाता है, जल के खत्म हो जाता है मध्यम मंडल में। ठीक है, ये आयन मंडल है। और उसके बाद लास्ट वाला बहिर्मंडल होता है। सबसे बाहरी मंडल क्या होता है? तो बहिर्मंडल होता है। ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? तो गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लगभग कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। ठीक है, 20.95 के आसपास होता है, जिसको हम 21% उसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक गैस के रूप में काम करता है। CO2 क्या करता है? आवश्यक गैस के रूप में काम करता है। गैस के रूप में क्या करता है? गैस के रूप में काम करता है। ठीक है, गैस के रूप में काम करता है। गैस के रूप में यह काम करता है। ठीक है, आवश्यक गैस के रूप में क्या करता है? यह काम करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, GDP में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान किससे होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर हम मुख्य योगदान की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान कृषि से होता है। ठीक है, देखिए जो भी राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है उसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होता है। एक तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, क्या? एक तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक, ये किस चीज़ से संबंधित होता है? यह क्या होता है? यह नेचर से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। किस चीज़ से संबंधित होता है? तो प्रकृति से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें आपका कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। ठीक है, खनन आ जाता है, मतलब जो माइनिंग कर रहा है, अगर कोई
ज़मीन के अंदर से कुछ निकाल रहा है, जैसे आपका ये हो गया लोहा का अयस्क हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, ठीक है। खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक। या फिर वन से रिलेटेड कोई काम करता है, ठीक है। जैसे बाग लगा दिया है, आम लीची का बहुत सारा पेड़ लगा दिया और उसका उसका व्यवसाय के रूप में काम करता है, आम को तोड़ता है, बाजार में बेचता है, तो किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आएगा। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें फैक्ट्री वगैरह होता है, ठीक है। इसमें फैक्ट्री वगैरह होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? फैक्ट्री होता है। और यह क्या करता है? जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो भी वस्तुएं हैं उसको कच्चा माल के रूप में, कच्चा माल से यह पक्का माल बनाने का काम करता है। कच्चा माल से पक्का माल बनाने का काम करता है। पक्का माल बनाने का यह काम करता है, ठीक। जैसे बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक किसान है, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र में एक किसान है, वो क्या करता है? वो गन्ना उत्पादन करता है, यानी ईख की खेती करता है। उसके पास मान लीजिए 200 टन ईख होता है, 200 टन ईख होता है। तो ईख का क्या करेगा? उसको तो चाहिए पैसा। तो क्या आएगा? चीनी मिल में इस ईख को लेकर आएगा और चीनी मिल वाले को दे देगा। ये फैक्ट्री स्थापित किया है, चीनी मिल वाला फैक्ट्री लगाया हुआ है, उसमें बहुत सारा मशीन है। और उस ईख से क्या करेगा? या फैक्ट्री अब वो ईख का क्या करेगा? उसको बनाना है चीनी, ठीक। और चीनी बनाकर क्या करेगा? वो जनता को बेच देगा, उपभोक्ता को क्या करेगा? बेच देगा, ठीक। अब एक आता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। एक आता है तृतीय क्षेत्र। ये क्या करता है? इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है मुख्यतः? इसमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। किस चीज़ का काम किया जाता है? इसमें जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे जोड़ने का काम किया जाता है, मान लीजिए कोई किसान है, वो ईख उत्पादन किया, ठीक। और उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, या फिर जो है वो बहुत कम है, उतना अकेले जो एक ट्रैक्टर है वो अकेले सारा ईख को ढोकर नहीं ले जा सकता है, जो भी समय है उसमें, ठीक। तो उसके लिए क्या करेगा? बहुत सारे ट्रैक्टर को भाड़ा पर लाएगा। तो जो भी भाड़ा कमाएगा, जो भी भाड़ा के लिए ट्रैक्टर चलाता है या फिर ट्रक रखा है, तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें होटल आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, ठीक है। होटल हो गया, बैंकिंग हो गया, जो भी ये शिक्षा संस्थान होता है, शिक्षण संस्थान होता है, ये आ जाता है, ठीक है। जो आपका होटल हो गया, ये तो है ही। ये सारा के सारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सारा के सारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जय हिंद नारा किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। जय हिंद नारा किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ये दिल्ली चलो का भी नारा दिए थे, नारा दिए थे, ठीक। दिल्ली चलो, ठीक। एक और इनका फेमस नारा है कि तुम मुझे खून दो, क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खूने नहीं, खून दो, ठीक है। इसको हटाओ भाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या? मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो रहते हैं 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, ठीक है। फॉरवर्ड जो ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ठीक। ये कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ठीक। SC बोस जी करते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड बात करें तो स्वतंत्रता के समय यानी 1942 के समय एक समानांतर सरकार का गठन किए थे। समानांतर सरकार का गठन किए थे। समानांतर सरकार का क्या किए थे? गठन किए थे। समानांतर सरकार का ये गठन करते हैं, ठीक। और इंडियन नेशनल आर्मी का ये क्या करते हैं? अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं या प्रमुख के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। प्रमुख के रूप में क्या करते हैं? ये काम करते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, हाँ। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी करो और मरो का नारा देते हैं। कब देते हैं? करो या मरो,
करो या मरो, ये देते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, करो या मरो के। ठीक है, हे राम भी इन्हीं का नारा है, क्या, हे राम भी इन्हीं का नारा है। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, क्या, इनकलाब जिंदाबाद है, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का अगर हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो वो है आरबीआई है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है, क्या, मुंबई में है। इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन की बात करते हैं तो इसका गठन किया जाता है 1935 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अधिनियम के द्वारा इसका क्या किया जाता है? तो इसका गठन कर दिया जाता है, ठीक। और किस समिति के सिफारिश पर, कौन सा समिति होता है? ठीक है, कौन सा समिति होता है? तो जो समिति होता है, कौन सा समिति होता है? तो वो होता है यंग हिल्टन समिति। कौन होता है? तो यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि पहले गवर्नर कौन बनते हैं? पहले गवर्नर की बात करें, पहले गवर्नर की बात करते हैं, पहले गवर्नर कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं। कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं, क्या, प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख। उसके बाद अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो ये हैं संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं, संजय मल्होत्रा हैं। जो आरबीआई होता है क्या करता है? तो आरबीआई को बैंकों का एक तो बैंक कहते हैं और यह महंगाई आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आरबीआई से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आरबीआई से ही संबंधित है, ठीक है, आरबीआई से ही क्या है? तो संबंधित है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाने की बात किया जा रहा है, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया जाता है? तो भारतीय संविधान को अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है? हमें आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलती है, ठीक। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? तो संविधान लागू होता है, ठीक है। क्या होता है? तो संविधान लागू होता है। क्या होता है? तो संविधान लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं कि 2 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था? तो वो तो पता नहीं 49 को क्या हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि एक और प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1900, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, तो सोचिए कि चलो इसको भी डिस्कस कर ही देते हैं। 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में सदस्य थे आपके 299 सदस्य। कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। अच्छा, ये संविधान सभा का जो संविधान सभा का आयोजन कब होता है? तो सबसे पहले 9 दिसंबर को होता है, एक होता है 11 दिसंबर को और एक होता है 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो राजेंद्र प्रसाद कौन बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक। और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है नेहरू के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जिसको बाद में प्रस्तावना दे दिया गया, प्रस्तावना का नाम दे दिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव आता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है आपको कमेंट करना। और एक और चीज़ कमेंट करना है आपको, एक और चीज़ कमेंट करना है, क्या याद आया था,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया, हाँ। राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, गीत और ध्वज। राष्ट्रीय गान, ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान हो गया, गीत हो गया और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, गीत और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ठीक। उसके बाद है अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत है, और सबसे छोटा महासागर की बात कर लेते हैं तो कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है। इसी में मारियाना गर्त है, ठीक है, इसी में क्या है, मारियाना गर्त है। और मारियाना गर्त के अलावा इसमें रिंग ऑफ फायर भी देखने को मिलता है, क्या, रिंग ऑफ फायर भी देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर का आकार एस जैसा है, एस आकार वाला महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़े क्रम में बात करें तो तीसरे क्रम का है, और एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश पर है, यानी भारत देश के नाम पर स्थित है, ठीक है। भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर है, भारत के नाम पर स्थित है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का रंग, लाल रंग की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और ये आरबीसी करता क्या है, तो ये आरबीसी जो होता है O2 का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। O2 का क्या करता है, परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है, तो जितने भी पोषक तत्व रहते हैं, पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है, पोषक तत्वों का परिवहन। प्लेटलेट्स का क्या होते हैं, तो प्लेटलेट्स रक्त का थाका बनाने का काम करते हैं, रक्त का थाका बनाने का काम करते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थाका नहीं बनता है, तो विटामिन के होता है। कौन सा रंग होता है, के होता है, ठीक है। अगर हम आरबीसी की संख्या की बात करें, आरबी की संख्या कितना होता है, तो आरबीसी की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का होता है जीवन काल, ठीक है। कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, ठीक। और WPC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिका, ये एंटीबॉडी का काम करता है, यानी जल्दी हमको बीमारी होने नहीं देता है। जितने भी रोगाणु होते हैं इससे पहले लड़ने का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। इसमें एक बहुत ही फेमस है कोशिका है टी लिम्फोसाइट्स। कौन है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी की बात करते हैं तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू होता है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड, ये किस प्रकार का टैक्स है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। इसका जो मोटो था, एक देश एक कर, ठीक, एक देश एक कर, ठीक, एक देश एक कर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। समानता का, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये 21 से संबंधित है। और संवैधानिक उपचार 32 में है। संवैधानिक उपचार किस में है, 32 में है। इसमें किस चीज़ का प्रावधान है, इसमें रीट का प्रावधान है। और रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकता है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन, भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहे हैं, ठीक। तो हम जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किस में है, तो आर्टिकल 21 में है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किस में है, तो आर्टिकल 21 में है, ठीक। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्या हरित क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, कि मत्स्य उत्पादन से, कि कृषि उत्पादन से, कि औद्योगिक उत्पादन से, तो ये कृषि उत्पादन से है, ठीक है। जो ब्लू क्रांति है, ठीक है, नीली क्रांति जिसको बोलते हैं, ये नीली क्रांति है, ये है आपका मत्स्य उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति है जिसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वे दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति। और जो ऑपरेशन फ्लड है, क्या ऑपरेशन जो फ्लड है ये भी दूध से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। जो ऑपरेशन फ्लड है ये भी किससे संबंधित है, ये भी दूध से ही संबंधित है।
ठीक। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति में किस फसल पर ज़्यादातर प्रभाव पड़ा? तो गेहूँ था। कौन था? गेहूँ था। अगर हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रभाव पड़ा? तो पंजाब था, हरियाणा था, पंजाब था, हरियाणा था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था। दक्षिणी भारत में करके पूछ देता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। कौन था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। एक तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण उत्तर प्रदेश भी शामिल था। दक्षिण उत्तर प्रदेश भी क्या था? तो दक्षिण उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ठीक, इसमें हानि क्या होता है? ये तो फायदा, पहले फ़ायदा की बात कर लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग खाद्य उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर बन जाते हैं। खाद्यान्न उत्पादन मतलब अब हमको निर्यात करने की ज़रूरत नहीं था, किसी अन्य देश से खरीदने की ज़रूरत नहीं था। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ठीक, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और नुकसान क्या हुआ? तो जैव विविधता में हानि हुई। नुकसान क्या हुआ? नुकसान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैव विविधता में हानि होती है। जैव विविधता में या फिर पर्यावरण को हानि होता है। पर्यावरण को क्या होता है? हानि होता है। जैव विविधता की हानि होती है। कैसे? क्योंकि जब भी हरित क्रांति आया था तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? इसमें ज़्यादातर हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ। हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया गया। वेराइटीज बीज का प्रयोग किया गया। उसके बाद उर्वरक का प्रयोग किया गया, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इस सब का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस सब का प्रयोग किया गया जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो कीट थे या फिर बहुत सारे जो हानिकारक जो पौधे थे या फिर अवांछनीय जो पौधे होते थे वे सभी के सभी नष्ट हो गए। यानी जैव विविधता की कहीं ना कहीं हानि होती है। हमारे पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और हम पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंचाई, ज़्यादातर सिंचाई पर व्यवस्था किया गया। सिंचाई का खूब व्यवस्था किया गया। ठीक है, और जब ज़्यादा सिंचाई हो जाता है किसी भी खेत में तो उसकी जो मिट्टी की स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, उसमें चूने की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 18वां, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। भारत में अगर हम राष्ट्रपति की चुनाव की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति की चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं कौन कौन शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य। और उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इनकी कार्य शक्तियाँ किस में है? राष्ट्रपति की कार्यकारी, सबसे पहले 52 में तो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले 52 में क्या कहा गया है? 52 से ही शुरू होता है राष्ट्रपति का काम। ठीक है, संघ का जो अनुच्छेद है 52 से ही शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यतः आपसे पूछा भी गया है 52 से 78 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हालांकि उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं लेकिन ऑप्शन ऐसा था कि 52 से 78 के अलावा सब बहुत दूर दूर तक था। ठीक, तो 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में किस चीज़ की बात होती है? तो कार्यपालिका शक्ति की बात होती है। 53 में कार्यपालिका शक्ति की बात होती है। अगर हम बात करते हैं कि
54 में क्या होता है, तो निर्वाचन का प्रावधान है। 54 में क्या है, तो निर्वाचन का प्रावधान है। अगर हम 55 की बात करते हैं तो 55 में क्या है, 55 में निर्वाचन की विधि है। 55 में क्या है, तो निर्वाचन की विधि है। 56 में क्या है, 56 छोड़ी यानी कार्यकाल है। 56 में क्या है, तो कार्यकाल है। 56 में क्या है, तो कार्यकाल है। अगर हम 57 की बात करते हैं तो निर्वाचन कितनी बार भी किया जा सकता है। 57 में क्या है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार ही कोई लड़ सकता है। निर्वाचन कितना बार भी किया जा सकता है, एक टाइम, ठीक है, एक बार किया जा सकता है, ठीक। 58 में योग्यता की चर्चा है। 58 में क्या है, योग्यता की चर्चा है। 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 59 में क्या है, तो पद के लिए शर्तें हैं। पद के लिए क्या है, पद शर्तें हैं, ठीक है। पद के लिए जो शर्तें होना चाहिए, ठीक है, जैसे कितना आयु होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। 60 में क्या है, तो 60 में शपथ ग्रहण है। 60 में क्या है, शपथ ग्रहण है। और 61 में क्या है, 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है, महाभियोग है। 72 में क्या है, तो क्षमादान है। और 1, 2, 3 यानी क्षमादान है। 123 में क्या है, तो अध्यादेश है। 123 में क्या है, तो अध्यादेश है, ठीक है, अध्यादेश है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। एरिकेट्स किसके कमी के कारण होता है, तो डी की कमी के कारण। बेरी B1 की कमी के कारण होता है। और एनीमिया किसके कमी के कारण होता है, एनीमिया होता है लोहा की कमी के कारण होता है। लोहा की कमी के कारण होता है। लोहा की कमी के कारण होता है एनीमिया। लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अंतिम प्रश्न, भारत में पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिलता है, और 73वां संविधान संशोधन। किस अनुसूची में है, तो 11वां अनुसूची में है। कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का भी क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाता है, तो गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, कि नगर पंचायत का प्रावधान किया जाता है। क्या, नगर पंचायत का प्रावधान किया जाता है। नगर पंचायत का प्रावधान किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, उसके दर्जा से समाप्त करके संवैधानिक अधिकार दे दिया जाता है, या फिर विधिक अधिकार दे दिया जाता है, ठीक। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक बढ़ते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू अगेन। ओके।